हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से लेकर हाजिर हैं सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट के लिए हम आपके लिए यहाँ पर डेली यूपी टेट यूपी टेट के लिए जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र होता है सीडीपी चाइल्ड साइकोलॉजी, उसकी आपको डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उन सभी को आपके साथ डेली डिस्कस किया जाता है। उसी श्रृंखला में हमारी आज की क्लास है। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? आपको बताना है कि विकास की कौन सी विशेषता नहीं है इनमें से। ऑप्शन ए संचय होना, बी दिशात्मक होना, सी विशिष्ट होना या डी अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। तो देखिए, विकास की जो विशेषता है, संचय होता है, बिल्कुल होता है, दिशात्मक भी होता है, विकास में दिशा भी होती है और विकास विशिष्ट भी होता है, विशिष्ट भी होता है ना। जबकि अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना ये विकास की विशेषता नहीं होती है। विकास ना तो अनियंत्रित होता है और ना ही स्वतंत्र होता है, नियंत्रित और स्वतंत्र नहीं होता है। इसलिए आपका ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी से होगा। हमसे विशेषता नहीं पूछी थी तो हमारा ये विशेषता नहीं है ऑप्शन नंबर डी की। बाकी ए बी सी में जो दी हुई है आपकी, संचय होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना, ये सभी के सभी विकास की विशेषताएं होती हैं। हमारा ऑप्शन डी राइट हो गया यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। जो गर्भ में जब शिशु होता है उसमें संवेदनशीलता जो होती है उसका विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए सिर से, बी पैर से, सी हाथ से या डी संपूर्ण शरीर से। तो देखिए साथियों, उसका जो विकास होता है वो होता है प्रारंभ आपका सिर से। जो सिर के द्वारा जो गर्भ में शिशु होता है, पहले उसके सिर का ही विकास होता है, सिर से ही उसकी संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। अब जो बाल मनोविज्ञान होती है इसका केंद्र बिंदु क्या होता है चाइल्ड साइकोलॉजी का? ऑप्शन ए अच्छा शिक्षक, बी बालक, सी शिक्षण प्रक्रिया या डी विद्यालय। तो देखिए, एक बात आपको हमेशा याद रखना, जो बाल मनोविज्ञान है, चाइल्ड साइकोलॉजी हमेशा यही कहती है कि बच्चे को ही केंद्र में रखना है, बच्चे को ही केंद्र मान करके सभी व्यवस्थाओं को सभी की सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाना है। सभी बच्चे के अकॉर्डिंग आपको व्यवस्था बनानी है, ना कि व्यवस्था के अकॉर्डिंग बच्चे को बदलना है। इसलिए केंद्र में केवल बच्चा होना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग ही शिक्षक होना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग ही उसकी जो टीचिंग मेथड है शिक्षक को वो अपनाने चाहिए। अगर बच्चा उस किसी टीचिंग मेथड से नहीं समझ रहा तो दूसरा टीचिंग मेथड यूज करना चाहिए उसके लिए। तो ये सभी के सभी बालक पर केंद्रित होता है। बाल मनोविज्ञान केवल और केवल बालक पर केंद्रित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे किस तरह सीखते हैं? अब बच्चे का सीखना होता है वो किस तरह होता है? ऑप्शन ए पढ़कर, बी सुनकर, सी देखकर, डी क्रिया करके या ई उपरोक्त सभी। अब देखिए, आपसे पूछा क्या है, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, किस तरह से सीखते हैं? तो देखिए भाई, बच्चे पढ़कर भी सीखते हैं। भाई आप भी हो, जैसे बच्चे किसी चीज को पढ़ते हैं तो पढ़कर सीखते ही हैं। सुनकर, किसी से स्टोरी टेलिंग या किसी के भाषण सुनते हैं या किसी का विचारों को सुनते हैं तो वहां से भी सीख मिलती है। देखकर, बिल्कुल है, कोई नाटक ड्रामा वगैरह देखते हैं तो वहां से भी सीख मिलती है देख करके। क्रिया करके तो सबसे इफेक्टिव लर्निंग होती है। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत दिया है अपना जॉन डीवी ने, तो ये आपका क्रिया करके तो सबसे अच्छे तरीके से सीखा जाता है। तो ये सभी के द्वारा बच्चे सीखते हैं। मतलब बच्चा किसी भी तरह से सीखता रहता है। कहीं ना कहीं आपको क्या बोलते हैं, आपको पता भी नहीं लगता तब भी आप सीखते हैं। बोलते हैं ना, न सीखना भी सीखना है। एक एक स्टेटमेंट भी है बाल मनोविज्ञान में कि न सीखना भी सीखना है। आपको पता भी नहीं लगता और आप सीख रहे होते हैं, तो वहां पर ये आप किसी भी तरह से सीखते हैं। मतलब कोई भी तरीका हो सकता है सीखने का आपका। इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ई सही हो जाएगा कि ये सभी के द्वारा सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्धिमत्ता डैश डैश और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है। जो आपकी बुद्धिमत्ता होती है ये किस किस का उत्पाद है? ऑप्शन ए संस्कृति, बी समुदाय, सी आनुवांशिकता या डी समाज। तो देखिए, बुद्धिमत्ता जो होती है आपकी आईक्यू लेवल होता है या बुद्धि होती है जो आपकी, वो आपका आनुवांशिकता और पर्यावरण इन दोनों का ही उत्पाद होता है। इन दोनों का उत्पाद मिलकर के आपकी बुद्धिमत्ता जो डिसाइड होती है कि बुद्धिमत्ता आपकी कैसी रहेगी, आईक्यू लेवल कैसा रहेगा आपका, ये आपका आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। इसलिए आपका ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6, एक बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और शारीरिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी।
अब आपसे क्या बुद्धि लब्धि निकालना पूछा है कि क्या होगी, तो बुद्धि लब्धि निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है आपका, IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA, यही तो होता है, और इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है, सभी को याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है कि फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं ऑप्शंस दे करके, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए इसमें देखिए MA क्या होता है आपका, मेंटल एज मतलब मानसिक आयु। मानसिक आयु कितनी है इसकी, 15 वर्ष, तो हम यहाँ पर 15 लिखेंगे। CA क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु या शारीरिक आयु उसको बोल सकते हैं, तो ये आपकी कितनी दे रखी है यहाँ पर, 12 वर्ष दे रखी है, ठीक है। और इंटू 100 हमारा होता है ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो अब इसका काटा पीटी कीजिए, देखिए 3 से काटेंगे 5 बार और 3 से काटेंगे 4 बार। अब 4 से 100 को काटेंगे 25 बार, तो 25 ये और 5 ये, 25 इंटू 5 कितना हो गया, 125, भाई 25 पंजे 125 होते हैं, तो हमारा IQ निकल के कितना आया, 125। अब 125 कौन से ऑप्शन में है, 125 हमारा बी ऑप्शन है। देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। आपसे सवाल पूछा था, बालक की मानसिक आयु दे रखी थी, शारीरिक आयु दे रखी थी, उसकी बुद्धि लब्धि पूछी थी, तो बुद्धि लब्धि निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, IQ इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100, यानी कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इसमें आपको फॉर्मूला रख के काटा पीटी कीजिए, आपकी IQ निकल कर आई 125, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो गया यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्मुखी, बहुर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डैश डैश द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए क्रैस्मर, बी युंग, सी सेल्डन या डी स्प्रेंजर। अब देखिए अंतर्मुखी, बहुमुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व जो होते हैं, इनका वर्गीकरण किसने किया है, ये किया आपका युंग महोदय ने। जो युंग महोदय थे, इन्होंने इन तीनों का वर्गीकरण किया, व्यक्तित्व का आधार बताया है कि कोई जो मनुष्य होता है या व्यक्ति होता है वो अंतर्मुखी होता है, एक बहिर्मुखी होता है और एक उभयमुखी होता है। अब देखिए अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी होते क्या हैं। अंतर्मुखी क्या होता है, अंतर्मुखी व्यक्ति वो होता है, व्यक्तित्व वाला व्यक्ति वो होता है जो केवल अपने ही आप में खुश रहता है, बिल्कुल शांत स्वभाव का, किसी दूसरे से ज्यादा लेना देना मतलब नहीं रखता, अपने अपने में खुश रहता है, वो अंतर्मुखी होता है। बहिर्मुखी क्या होता है, बहिर्मुखी होता है जो समाज में हिस्सा लेता है, समाज की गतिविधियों में हिस्सा लेता है और दूसरों से मिलजुल कर रहता है, हंसी खुशी काम करता है, ये आपका बहिर्मुखी होता है। और उभयमुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कैसा होता है, उभयमुखी वाला होता है, इन दोनों की विशेषता पाई जाती है, जिसमें अंतर्मुखी की भी और बहिर्मुखी की भी दोनों की विशेषता पाई जाती है, दोनों के गुण होते हैं थोड़े थोड़े, तो वो उभयमुखी व्यक्तित्व होता है। तो इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होगा। युंग महोदय ने इनका वर्गीकरण किया था अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी में। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अब बाल विकास का सिद्धांत किसने दिया, नहीं दिया है इनमें से। ऑप्शन ए जीन प्याजे, बी अब्राहम मैस्लो, सी अल्बर्ट बंडूरा या डी लेव वाइगोत्स्की। तो देखिए आपका ऑप्शन ए क्या है, जीन प्याजे। भाई जीन प्याजे ने तो दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, दिया है ना बाल विकास का, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, 4 चरण बताए हैं जिसमें उन्होंने, ठीक है। और ऑप्शन सी क्या है, अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा ने क्या दिया है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये भी दिया है इन्होंने। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत के द्वारा, मॉडलिंग के द्वारा जो बच्चे सीखते हैं किसी के बाह्य व्यवहार को देख करके, अनुकरण करके, ये अल्बर्ट बंडूरा ने बताया, बेबेडोल पर प्रयोग करके बताया था। ऑप्शन सी क्या है, लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की ने भी दिया है आपका सिद्धांत बाल विकास का। तो ऑप्शन बी जो है आपका अब्राहम मैस्लो, जो अब्राहम मैस्लो थे, इन्होंने बाल विकास का सिद्धांत नहीं दिया है, इन्होंने अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है। अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा पर कार्य किया था, इन्होंने अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है। तो ये बाल विकास का सिद्धांत से संबंधित नहीं रखते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी सही होगा। जो अब्राहम मैस्लो हैं वो बाल विकास से संबंधित नहीं रखते हैं, मतलब बाल विकास के सिद्धांत से संबंध नहीं रखते हैं। बाल विकास के लेकर के कोई सिद्धांत नहीं दिया इन्होंने मोटिवेशन को लेकर सिद्धांत दिया, अभिप्रेरणा को लेकर सिद्धांत दिया। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भाषा में मुख्य रूप से कितने कौशल होते हैं। जो भाषा होती है उसमें कौशल कितने होते हैं। ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। अब देखिए कोई भी भाषा होती है, भाषा मतलब भाई हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, कोई सी भी हो सकती है, भाषा मतलब भाषा। तो भाषा मुख्य रूप से कितने कौशल होते हैं, 4 कौशल होते हैं। भाषा में कितने कौशल होते हैं भाई, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एल, एस, आर और डब्ल्यू। अब इनका अर्थ समझिए। एल से क्या हो जाएगा, लिसनिंग मतलब सुनना, सुनना एक तो हो गया। दूसरा क्या हुआ, एस से क्या हो गया, स्पीकिंग मतलब बोलना, है ना, सुनना बोलना। आर से रीडिंग, रीडिंग को क्या बोलते हैं, पढ़ना, सुनना बोलना पढ़ना। और डब्ल्यू से राइटिंग, राइटिंग मतलब लिखना।
ये आपके 4 कौशल होते हैं भाषा के, कोई भी भाषा हो सभी के यही 4 कौशल होते हैं भाई, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। LSRW भाई पहले सुनना, फिर सुनने के बाद बोलना, बोलने के बाद पढ़ोगे, पढ़ने के बाद लिखोगे। तो ये आपके 4 कौशल होते हैं भाषा के, LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। चलिए ऑप्शन बी राइट हो गया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मार्गरेट रीड मीड के अनुसार व्यक्तिक विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अब जो मार्गरेट मीड था, जो इन्होंने व्यक्तिक विभिन्नताओं पर कार्य किया था, व्यक्तिक विभिन्नताओं के ऊपर जो इन्होंने बताए थे कि व्यक्तिगत विभिन्नता कैसे कैसे होती हैं मनुष्यों में, तो उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक किसको माना इन्होंने? ऑप्शन ए जैविक, बी मनोवैज्ञानिक, सी सजातीय या डी सांस्कृतिक। तो देखिए मार्गरेट मीड जो थे, इन्होंने जो व्यक्तिगत विभिन्नता को सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक माना है, वो माना है संस्कृति। आपकी जो संस्कृति होती है उसके आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं ज्यादा पाई जाती हैं। इनके मार्गरेट मीड का मानना है ऐसा ही है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वो आपकी संस्कृति है। सांस्कृतिक कारणों को इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए, क्योंकि देखिए अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग संस्कृति से होते हैं, अलग अलग संस्कृति को अपनाते हैं, तो उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो ही जाती हैं। तो इसलिए इन्होंने संस्कृति को माना है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? अब मूल्यांकन की प्रविधि कौन सी है? ऑप्शन ए प्रश्नावली, बी साक्षात्कार, सी मत सूची या डी ये सभी। देखिए मूल्यांकन मतलब किसी को आंकना, भाई वो किसी के मूल्यों को आंकना। मूल्यांकन प्रश्नावली विधि बिल्कुल होती है भाई, प्रश्नों के द्वारा जो मूल्यांकन किया जाता है। साक्षात्कार बिल्कुल होता है, एक तरह से इंटरव्यू जो बोलते हैं इंग्लिश में, आप इंटरव्यू लेते हैं तो वो वहाँ पर भी मूल्यांकन होता है। मत सूची इसके द्वारा भी मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए ये सभी के सभी हो जाएंगे। ये तीनों के तीनों प्रश्नावली, साक्षात्कार और मत सूची, ये सभी के सभी मूल्यांकन की प्रविधियां हैं यहाँ पर। इसलिए ऑप्शन आपका बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए? जो मानसिक रूप से मंद होते हैं बच्चे थोड़े से, तो उनके शिक्षण में कौन सा नहीं अपनाना चाहिए इनमें से? ऑप्शन ए साधारण से जटिल, बी मूर्त से अमूर्त, सी पूर्ण से अंश या डी केवल साधारण या मूर्त। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? आप देखिए, आपसे साधारण से जटिल, बिल्कुल सही बात। भाई मानसिक रूप से मंद बच्चा है, थोड़ा धीरे सीखेगा। भाई मानसिक रूप से मंद है तो धीरे सीखेगा, थोड़ा धीरे धीरे सीखेगा, इसलिए उसको साधारण चीजें बतानी चाहिए पहले, साधारण से धीरे धीरे जा करके उसको जटिल चीजों पर ले जाना चाहिए। तो ये तो नियम होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी मूर्त से अमूर्त, बिल्कुल सही बात है। पहले उसको मूर्त चीजों का अनुभव कराइए, जो भी चीजें उसको दिखती हैं उसको टच करके या देख करके वो अच्छे से समझेगा, उसके बाद धीरे धीरे उसको अमूर्त की तरफ ले जाइए। इसलिए ये भी नियम सही है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? पूर्ण से अंश की ओर। देखिए कोई भी समस्या है, पहले उसको पूर्ण पूर्ण समस्या को दिखाइए, समस्या को बताइए कि ऐसे-ऐसे पूरे इसके चारों भाग हैं, ये है, ऐसा चीज़ है, ये ऐसे काम करता है, ऐसे नहीं करता। तो उसको पहले पूरी समस्या को बताइए, फिर धीरे-धीरे उसको स्पेसिफिक चीज़ पर ले जाइए, पूर्ण से अंश की ओर, छोटे से छोटे टुकड़े पर ले जाइए। मतलब कि पूरी समस्या को दिखा कर के भई गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक थे, कोहलर वाला जो था, उन्होंने भी तो यही सिद्धांत दिया था कि पूर्ण से अंश की ओर ले जाना। संपूर्णता का सिद्धांत दिया था ना, संपूर्णता के और पूर्णता के लिए, जैसे गेस्टाल्ट का वादी जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने भी तो यही दिया था कि पूर्ण से अंश की ओर ले जाना। पहले पूरी समस्या को एक पूर्ण तरीके से देखना, सभी पहलुओं पर देखना, उसको कैसे समस्या क्या है, क्या करना है हमको, क्या नहीं करना है, तो वो उसके बाद उसको हल करना, उसको अंश तक, छोटे-छोटे टुकड़ों तक ले जाना। तो ये आपका बिल्कुल होती है। लेकिन जो ऑप्शन डी में है केवल साधारण या मूर्त, ये बिल्कुल गलत है। केवल या तो साधारण कराइए या मूर्त कराइए, ये बिल्कुल गलत नियम है। देखिए साधारण से जटिल भी कराना है उसको, मूर्त से अमूर्त, पूर्ण से अंश, तभी तो सीखेगा भाई आगे। अब हम साधारण करा देंगे उसको, आगे की समस्या कैसे सॉल्व करेगा वो, कैसे सीखेगा? तो इसलिए उसको सभी कराना है, लेकिन जितना उसको मानसिक कैपेसिटी है उसकी, मानसिक मंद बच्चा है भाई, धीरे-धीरे सीखेगा, इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा अनुभवों से जोड़ते हुए आगे ले जाइए। इसलिए ऑप्शन आपका बिल्कुल डी राइट होगा यहाँ पर, ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? जो डिस्ग्राफिया होता है, जो अधिगम अक्षमता होती है डिस्ग्राफिया, ये किससे संबंधित होती है? ऑप्शन ए पढ़ना, बी सोचना, सी चलना या डी लिखना। तो देखिए ग्राफ से आपको समझ आना चाहिए। यहाँ पर क्या आ रहा है? ग्राफ से आपको समझ आना चाहिए। वे ग्राफ बनाते हैं तो मतलब लिखना, ग्राफ से आपको समझ आना चाहिए। कीवर्ड है इसका ग्राफ, मतलब लिखना। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी सही होगा। डिस्ग्राफिया मतलब लिखना। ऑप्शन आपका डी राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है?
जो ब्रेल लिपि होती है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए शारीरिक निःशक्त, बी दृष्टि बाधित, सी वाचन बाधित या डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ब्रेल लिपि का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, जो देखने में अक्षम होते हैं, देखने में समस्या होती है जिनको, उनके लिए, दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। अब ब्रेल लिपि का जो क्या नाम है उसके संस्थापक थे, मतलब ब्रेल लिपि के जनक कौन थे? ब्रेल लिपि के जनक आपके क्या कौन है? लुई ब्रेल। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ब्रेल लिपि के जनक कौन है? किन्होंने ये विधि दी थी ब्रेल लिपि? लुई ब्रेल ने दी थी। और ये आपकी 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। 6 बिंदुओं पर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर। किसने दी है? इसके जनक कौन है? लुई ब्रेल। और किसके लिए प्रयोग की जाती है? दृष्टिबाधितों के लिए, दृष्टिहीन बच्चों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से ज्यादा होती है डैश डैश कहलाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बच्चा, दो बच्चे हैं जिनकी मानसिक आयु, कोई भी बच्चा है भाई जिसकी मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमिक आयु से ज्यादा है, मतलब वास्तविक आयु से उसकी ज्यादा। वास्तविक आयु 15 वर्ष है, लेकिन उसकी मानसिक आयु जो रखता है, वो मेंटल एबिलिटी जो है उसकी, वो 20 वर्ष के बच्चे के बराबर है। तो वो भाई आईक्यू लेवल ज्यादा हो गया वास्तविक उम्र से। तो वो बच्चा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालक, बी सामान्य बालक, सी अधिगम अपंगता या डी मंदित बालक। देखिए ऐसा बच्चा कहलाएगा प्रतिभाशाली, क्योंकि भाई वो वास्तविक तो रूप से तो 15 साल का है, लेकिन मानसिक रूप से उसकी एज 20 साल है, क्योंकि 20 साल के बराबर बच्चे के बराबर सोच पा रहा है, वो क्षमता रख रहा है, मानसिक क्षमता। तो वो आपका प्रतिभाशाली बच्चा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? अब सृजनात्मकता से संबंधित क्या नहीं है? ऑप्शन ए मौलिकता, बी प्रवाह, सी मितव्ययिता या डी उपयोगिता। अब देखिए सृजनात्मकता में मौलिकता तो होती है, मौलिक चीजों के परिणामों की अभिव्यक्ति ही तो सृजनात्मकता होती है। भाई सृजनात्मकता की परिभाषा यही तो थे, मौलिक परिणामों की अभिव्यक्ति करना ही सृजनात्मकता है। और सृजनात्मकता में प्रवाह भी होता है, उपयोगिता भी होती है इसकी। लेकिन जो मितव्ययिता है, ये कि भाई मितव्यय करना है इसका, ये इससे संबंध नहीं रखता है। ये बिल्कुल ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट है। हमसे नहीं पूछा था तो नहीं, मितव्ययिता हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। व्यवहार में सुधार को अधिगम कहते हैं, जो कि अपेक्षाकृत डैश डैश होते हैं। मतलब कि व्यवहार में सुधार, भाई व्यवहार में सुधार हुआ, आपका अधिगम हुआ। जो सुधार हुआ वो अपेक्षाकृत कैसा होता है? ऑप्शन ए स्थायी, बी अस्थायी, सी विपरीत या डी शीघ्र। तो भाई वो होता है स्थायी, स्थायी परिवर्तन। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम होता है। ये आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, स्थायी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन। निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहा जाता है? ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, बी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सी सूझ सिद्धांत या डी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो देखिए आपको क्या पूछा? पुनर्वलन का सिद्धांत। पुनर्वलन का सिद्धांत कहा जाता है आपका क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत, जो आपका स्किनर महोदय ने दिया था। किसने दिया था भाई? स्किनर महोदय ने। ठीक है फ्रेंड्स, और किस पर प्रयोग करके दिया था? चूहों पर प्रयोग किया था। चूहों पर प्रयोग किया था स्किनर महोदय ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। इसमें पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहा जाता है इसको। वैसे अगर किसी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया, तो वहां आपका हल हो जाएगा क्लार्क हल ने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था। लेकिन पुनर्वलन के आधार पर ही क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया था, इसलिए इसको पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था। इसको ही नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। और इन्होंने पुरस्कार एवं दंड का भी प्रयोग किया था इस सिद्धांत में, इस प्रयोग में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ये किसका है? ये पावलाव का है भाई। क्लासिकल कंडीशनिंग पावलाव कुत्ते पर प्रयोग किया था। उद्दीपक अनुक्रिया आपका थॉर्नडाइक महोदय बिल्ली पर प्रयोग किया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अभ्यास के 3 मुख्य नियम, 5 गौण नियम, ये आपके थॉर्नडाइक महोदय हैं। सूझ सिद्धांत, सूझ के द्वारा सिद्धांत किसने दिया था? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने सूझ का सिद्धांत दिया था। कोहलर ने जो चिंपैंजी पर प्रयोग करके दिया था, चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान था। तो इस ऐसे आपको सारे के सारे सिद्धांत देखिए अच्छे से याद हो गए होंगे। इसमें जो आपका क्वेश्चन था पुनर्वलन का सिद्धांत, वो आपका क्रिया प्रसूत का सिद्धांत को कहा जाता है, स्किनर ने दिया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, जो सामाजिक अधिगम होता है वो कहाँ से आरंभ होता है? ऑप्शन ए अलगाव से, बी भीड़ से, सी संपर्क से या डी दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो देखिए सामाजिक अधिगम कहाँ से प्रारंभ होगा? भाई संपर्क से होगा। जब किसी की आप सोशल संपर्क में आएंगे,
सोशल इंटरेक्शन करेंगे किसी से तभी तो आपका सामाजिक अधिगम होगा, तभी तो आप समाज की चीज़ों को सीखेंगे। इसीलिए आपका संपर्क से होता है, सामाजिक अधिगम आपका संपर्क से प्रारंभ होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। देखिए अभी मैं लास्ट क्वेश्चन में बता कर आया हूं। ऑप्शन ए कोहलर, बी थॉर्नडाइक, सी स्किनर या डी पावलाव। अब देखिए अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया आपका कोहलर महोदय ने। कोहलर ने किस पर प्रयोग करके दिया था? चिंपैंजी पर। चिंपैंजी का नाम क्या था? सभी मेरे साथ बताएंगे, सुल्तान। सुल्तान नाम था ना चिंपैंजी का। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि चिंपैंजी पर जो प्रयोग किया था वो सुल्तान था। चिंपैंजी के लिए कहीं कहीं आपको ऑप्शन में वनमानुस भी लिखा आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वनमानुस भी आ सकता है और चिंपैंजी भी आ सकता है। तो वो आपका सुल्तान पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक को अभी बताया था। बिल्ली पर प्रयोग किया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। स्किनर ने नैमित्तिक अनुबंधन क्रिया प्रसूत सिद्धांत चूहों पर प्रयोग किया था। पावलाव ने शास्त्रीय अनुबंधन कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत आपका कोहलर महोदय ने दिया है। कोहलर आपके गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक थे। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक थे जो आपकी पूर्ण से अंश की ओर की वकालत करता है कि जो सॉरी फ्रेंड्स, पूर्ण से अंश की ओर की वकालत करता है गेस्टाल्टवाद। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।